नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईएएस पर। यह है हमारी क्लियर प्रीलिम्स 2022 की सीरीज। 5 जून को आपका होने वाला है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसलिए ये राइट समय है कि आप अपनी जो तैयारी है उसको गेयर में ला दो, अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से देखो एंड अपने टाइम को बचाते हुए अपनी जो बुक्स हैं, अपना जो सिलेबस है, आप उसको कवर करें। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। हर लेक्चर में करीबन 10 to 15 टॉपिक्स होंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे रूप से हम उनको समझेंगे कि अगर क्वेश्चन आएगा भी प्रीलिम्स में तो कैसा टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बाबा बुदानगिरी। देखो, आज के जो टॉपिक्स होंगे वो ज्यादातर हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड होंगे। धीरे धीरे करते हुए हम आगे और भी सब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री एंड कल्चर से। सबसे पहला टॉपिक है बाबा बुदानगिरी। देखिए, ये जो बाबा बुदानगिरी है ये एक जगह का नाम है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सैक्रेड प्लेस है फॉर हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चरल पर्सपेक्टिव से। अब हिंदुओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिंदू गॉड गुरु दत्तात्रेय, ठीक है, जिनको एक इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड शिवा का, उनसे ये रिलेट करता है। एंड अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17th सेंचुरी सूफी सेंट हजरत दादा हयात कलंदर, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको क्या नाम से पुकारा जाता है, बाबा बुदान। ठीक है, आप नाम से ही देख सकते हैं बाबा बुदान। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, उन सूफी सेंट का क्या नाम है? हजरत दादा हयात कलंदर। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करता है। ये जो श्राइन है यहाँ पर वो उनसे रिलेट करती है, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है बाबा बुदानगिरी। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब सेकंड टॉपिक है हमारा यूरो प्रोक्लेमेशन। ये जो यूरो प्रोक्लेमेशन है ये 2018 में आया एंड इट इज मेड बाय यूनेस्को एट चंगशा। ठीक है, अब ये क्यों आया था, क्या इसका मेन पर्सपेक्टिव है? इसका मेन पर्सपेक्टिव ये है कि प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, जो हमें पता है हमारे इंडिया में ही आप देख लो, इतने सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ओवरऑल वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि लोग कितनी सारी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। तो उनका प्रोटेक्शन का ख्याल रखना, उनका प्रमोशन का ख्याल रखने के लिए ये जो प्रोक्लेमेशन है ये आया था। अब ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट अगर हम इसे स्टैटिक पोर्शन से देखें तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारे दिमाग में शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, जो कि है असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हैं, डोगरी, ऑल ऑफ दीज आर देयर। तो ये भी इसीलिए हैं कि हम इनका क्या रख सके, इनका ख्याल रख सके, इनकी प्रोटेक्शन रख सके। तो ये हो गया करंट एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स तो हम देखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये न्यूज में था और इससे रिलेटेड क्या स्टैटिक पोर्शन है जो कि हमें कवर करना है। जैसे यूरो प्रोक्लेमेशन आया तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल याद आ गया कि हमें उसको रिवाइज करना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब थर्ड टॉपिक इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये सच बताऊं तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, कहाँ है, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ये है लोथल, गुजरात के अंदर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, कि ये क्या हो, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, एक तरीके का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं, आपको ये याद रखना है। इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जगह लोथल। अगर आपने इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया है एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, पूरा एक चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसकी साइट से रिलेटेड आते रहते हैं। कुछ नहीं तो ये पूछ लिया जाता है कि क्या वूल का इस्तेमाल होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए लोथल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोथल एज अ प्लेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी दैट टाइम, तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। फोर्थ टॉपिक है हमारा आदर्श स्मारक स्कीम।
कौन लेकर आया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लेकर आई। अब ये क्यों आया? ये 2014 के अंदर आया था एंड ये इसलिए आया जिससे प्रोवाइड कर सके इम्प्रूव्ड विजिटर एमिनिटीज। बेसिकली क्या है, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे विजिटर्स हमें डे टू डे लाइफ में जाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं मॉन्यूमेंट्स को देखने, वहां पे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। अब ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंसान उस मॉन्यूमेंट को देखने आ रहे हैं उनको वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, उनका जो टूर है वो और भी ज्यादा इजी हो जाए और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। इसके लिए आया है आदर्श स्मारक स्कीम, 2014 के अंदर ये आई थी, स्पेशली फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं उनके लिए डे टू डे लाइफ में काफी चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं एज कंपेयर टू द पीपल हु आर लाइक, उनको इतनी दिक्कतें नहीं होती। इसीलिए आदर्श स्मारक स्कीम क्या ध्यान देता है कि ये जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं या जिनको कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है उनको वो दिक्कत नहीं हो, उनको आसानी से जो रिसोर्सेज हैं, जो साइट है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको लेकर आए। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में था कि मॉन्यूमेंट एट नागार्जुनकुंडा, बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सलिहुलंडम एंड वीराभद्र टेम्पल एट लिपाक्षी को आइडेंटिफाई कर दिया गया है एज आदर्श स्मारक इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इससे हम कहीं ना कहीं इसके बारे में रिलेट कर सकते हैं कि क्यों पूछा है। ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 मॉन्यूमेंट्स को एक तरीके से आइडेंटिफाई किया है एज आदर्श स्मारक फॉर अपग्रेडेशन, कि आप उनके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दे सको, रिसोर्सेज को वहां पर प्रोवाइड कर सको, लोग वहां पे इजीली जा सकें, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, उस मॉन्यूमेंट को देख सकें। ओके, अब इससे होगा क्या? कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो मॉन्यूमेंट है वो विजिटर फ्रेंडली बन जाएगा एंड जो वॉशरूम है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो रहा है, वहाँ पे कैफेटेरिया है या सपोज करो वाईफाई है। वाईफाई तो ऐसी चीज़ है कि इंसान कहीं भी जाए उसको जो अभी का जो ज़माना चल रहा है वाईफाई की रिक्वायरमेंट है ही, तो ये सब चीज़ें लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड हो सके। कहीं ना कहीं वेस्ट वाटर एंड गार्बेज डिस्पोजल का भी ख्याल रखा जा सके एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ख्याल रखा जा सके, जिससे क्या होगा कि जो वाटर है उसको हम वेस्ट भी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो होलिस्टिक वे में क्या करा जा रहा है, मॉन्यूमेंट जो है उनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे 5th टॉपिक की, दैट इज यूनेस्को। ये एक अलग से टॉपिक नहीं है, बट यूनेस्को एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, यूनेस्को की जब हम बात करते हैं 1945 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की एंड कहाँ पर बेस्ड है? पेरिस के अंदर बेस्ड है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार जो 3 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, एक लाइन में आपको आ जाएगा कि यूनेस्को 1945 में बना एंड वो यूरोपियन यूनियन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक पर्टिकुलर आपको एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी देखने को मिलती है, तो आपको अब एकदम से याद आएगा अरे नहीं ये तो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है, नाम में यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहीं से ही पता है कि ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एंड कहाँ पर बेस्ड है? ये पेरिस के अंदर बेस्ड है। 195 मेंबर स्टेट्स हैं कि इसके अंदर, ऑल्सो 10 एसोसिएट मेंबर है एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनेस्को के फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया भी है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड यूनेस्को का काम है कि वो पीस एंड सिक्योरिटी को अचीव कर सके बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल रिफॉर्म। ठीक है, एंड यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिल सके जस्टिस की, रूल ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर सकें, ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश कर सकें, फंडामेंटल फ्रीडम का ख्याल रख सकें। तो बहुत बड़ा इनका एक एम है जिसको ये कहीं ना कहीं डिफरेंट अपनी जो काम है उनके थ्रू ये लाने में, इन रियलिटी लाने में ये मदद करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है जो कि करंट अफेयर्स में था कि यूनेस्कोज हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर ओचरा एंड ग्वालियर। ठीक है, यूनेस्को का 2011 के अंदर 2011 के अंदर आया था हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या है? ये अप्रोच बेसिकली कुछ नहीं है, इंटीग्रेटेड वे में आप काम कर रहे हो जो हेरिटेज रिसोर्सेज हैं उनके लिए। ठीक है, जिससे क्या हो, उनका एनवायरनमेंट बेहतर हो सके, आप बेसिकली उनका ख्याल रख सको। वही काम है कि आप उनका प्रोटेक्शन का ख्याल रख सको। ठीक है, एंड दीज प्लेसेस विल नाउ बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनेस्को
ठीक है। अब ये जो ओचरा एंड ग्वालियर है मध्य प्रदेश के अंदर, अब ये क्योंकि इसमें हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या होगा, यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है मिलकर इसके ऊपर काम करेगी कि इसकी जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो ऐसे क्या है आपको याद रखना है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स याद रखिए, थोड़ा सा आप उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है उसको याद रखिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर द प्रीलिम्स। अब बात करते हैं हमारे 6 टॉपिक की, दैट इज अबाउट रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेम्पल को मिल गया है वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको मिल जाएगा तेलंगाना के अंदर, रमप्पा टेम्पल तेलंगाना के अंदर। इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है एज रुद्रेश्वरा टेम्पल। ठीक है, इसको कहा जाता है एज रुद्रेश्वरा टेम्पल। इट वॉज बिल्ड बाय रचेरिया सेनापति रुद्रया, कहीं ना कहीं इनके नाम से ही ये जो रमप्पा टेम्पल है इनका नाम हम देख सकते हैं। ही वॉज अ जनरल ऑफ काकटिया किंग गानपत्ती देव। ठीक है, 13th सेंचुरी के अराउंड ये वहां के जनरल थे, उसके बाद इन्होंने इसको बिल्ड किया। अब देखो रमप्पा टेम्पल के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है जिसको हम कहते हैं सैंड बॉक्स टेक्निक। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट आप ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बेसिकली सुनने पर ध्यान दीजिए। ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास पेपर होगा, पेन होगा एंड आप टॉपिक्स को लिख रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है ये जो पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो क्या होगा, आज आप सुन रहे हैं, कल तक आपको याद रहेगा, परसों आप भूल जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप कहीं इन जो टॉपिक्स हैं इनको लिख रहे हो, इनको डेली सुबह उठते ही एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि हमसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे इसका जो लेक्चर्स हैं इनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। रमप्पा टेम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है सैंडस्टोन टेक्निक। सैंडस्टोन टेक्निक बेसिकली क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस जमाने में रमप्पा टेम्पल बनाया गया होगा ये कहीं ना कहीं ये जो सैंडस्टोन टेक्निक है, सैंड बॉक्स टेक्निक है, अभी मैं बताऊंगी ये क्या है, ये ऐसे बनाया गया है कि कहीं ना कहीं आप अर्थक्वेक से बचाते हुए आप जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, आप कुशन फॉर्म कर रहे हो इन केस ऑफ द अर्थक्वेक। अब इसमें क्या है, जैसे सपोज करो ये एक मॉन्यूमेंट है एंड मॉन्यूमेंट जब बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने गड्ढा किया होगा, उसी के बाद तो ये इसको खड़ा करेंगे। ठीक है, तो जो पिट जो ये इन्होंने बनाया उसको ये किस चीज से फिल करते हैं, ये फिल करते हैं उसको मिक्सचर ऑफ सैंड लाइम, जैगरी जो गुड़ होता है जिससे बाइंडिंग हो सके, और काराकाया। ठीक है, जो काराकाया है वो एक ब्लैक माइरोबिलन फ्रूट है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जिनकी मदद से क्या किया जाता है, एक फाउंडेशन फॉर्म करी जाती है, उसके बाद ये जो मॉन्यूमेंट है ये ऊपर बनाया जाता है। अब लोगों ने जब इसको देखा, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, ये तो बहुत कम मॉन्यूमेंट्स में या बहुत कम टेम्पल्स में देखने को मिलती है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च करी तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये देखा कि हो सकता है उस समय लोगों को ये ज्ञान था कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, हमें उसको इस तरीके से बनाना है कि कोई भी अगर आपदा आ जाती है, कोई भी अगर नेचुरल प्रॉब्लम जैसे फ्लड आ गया या सपोज अर्थक्वेक आ गया तो हम उसको बचा सकें। तो ये रमप्पा टेम्पल एक बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल यूनिट आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब हम अगले टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं, दैट इज द 7th टॉपिक, धोलावीरा। धोलावीरा भी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इसको भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो वर्ल्ड हेरिटेज टैग जो होता है वो बेसिकली इसको मिल गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये पहली साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, इसलिए धोलावीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। धोलावीरा के बारे में आप सबको पता है कि वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए फेमस है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वाटर रिजर्वायर के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। धोलावीरा के अंदर बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है, कैसे रिजर्वायर हैं, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग होगी, सब चीज का आपको एक बहुत मैनेज्ड आपको एक सिस्टम देखने को मिलेगा, इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। 8th जो टॉपिक है वो है मधुर मैट्स का। जीआई टैग मिल गया है वेस्ट बंगाल के मधुर मैट्स को, ये आप देख सकते हैं, ये है मधुर मैट्स।
ठीक है। एंड ये जो मधुर मैट्स हैं ये कौन बनाता है? महिष्य कास्ट है वेस्ट बंगाल की जो कि स्पेशली इसको बनाती है। प्रीडोमिनेंटली महिष्य कास्ट की जो वुमेन होती हैं वो इन मैट्स को फॉर्म करती है। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को जीआई टैग दे दिया है फॉर मधुर काठी या मधुर मैट्स। ठीक है, दूसरा नाम भी क्या है इसका? मधुर काठी। अब इसी से ही एक अगर हम स्टैटिक पोर्शन को देखें तो जीआई टैग क्या होता है? GI tag or geographical indication tag is a name or a sign given to certain product that relate to a specific geographical location. किसी particular location की वो एक तरीके से स्पेशियलिटी है या उसने वहाँ पे ओरिजिन लिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में, टाउन में या कंट्री में। इस बेसिस पर किसी भी प्रोडक्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे देश के अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो मिलता रहता है। तो करंट अफेयर्स में आता रहता है कि अब इस स्टेट को मिल गया है, उस स्टेट को मिल गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि यहाँ पर लिखे होती हैं स्टेट्स, यहाँ पे लिखे होते हैं बहुत सारे जिनको जीआई टैग मिल गया है एंड आपको बताना होता है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, वैसे टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक और अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, दैट इज मोपला रिवेलियन। मोपला रिवेलियन कब हुआ? 1921 के अराउंड हुआ। बाय हुम? बाय मपीला मुस्लिम्स वर्सेस ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड। ठीक है, इसको किसने लीड किया, कौन इसको आगे लेकर आया? वरियम कुन्नत कुंजा हमीद हाजी। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको ये नाम पता होना चाहिए। अब देखो मोपला रिवेलियन है क्या? कहीं ना कहीं सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो 1921 को। अगर आपने मॉडर्न इंडिया का जो पोर्शन है उसको कवर किया है तो आपको पता है 1921 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। क्या हुआ था उस टाइम पे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत एजिटेशन जो है उसका टाइम चल रहा था। तो पीपल वर ऑलरेडी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कहीं ना कहीं एक लहर चलती है ना, वो चल रही थी 1921 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मापिला मुस्लिम्स थे उनके अंदर भी ये आक्रोश आया कहीं ना कहीं। दे ऑल्सो स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऑल्सो दे वर अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ था मापिला मुस्लिम्स वर्सेस द ब्रिटिश एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये जो मूवमेंट था महात्मा गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट दिया, बट उसके बाद जब ये वॉयलेंट हो गया तो महात्मा गांधी जैसे जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने जो अपना सपोर्ट था वो हटा दिया। इन द एंड ऑफ 1921 ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक मलाबार स्पेशल फोर्स बनाई, ये जो एजिटेशन है, ये जो वॉयलेंस है, इसको रोकने के लिए, एंड फाइनली ये रुक गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स जीत गए। तो बेसिकली ये हुआ था मोपला रिबेलियन के अंदर, आपको पता होना चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसने इसको लीड किया, किन के ये बीच में हुआ, कौन से ये ईयर में हुआ, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ये हमने कर ली है कवर। चलिए अब हम अगला जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो आवर लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट रिलेट्स टू दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को रिसेंटली अभी ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का पार्ट बनने का एक सौभाग्य मिल गया है। अब देखो दुर्गा पूजा हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर, स्पेशली कोलकाता में तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी स्वीट्स बनती हैं। जो वुमेन होती हैं दे ऑल्सो वियर साड़ीज, एंड आपको दुर्गा पूजा में अलग अलग जगह पंडाल्स देखने को मिलेंगे। पीपल इंजॉय, पीपल डांस, ठीक है, हर जगह लाइट्स, आपको बहुत अच्छा माहौल होता है दुर्गा पूजा का। तो इसको क्या हो गया है, इसको दर्जा मिल गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ये कहाँ से रिलेट करता है? कहीं ना कहीं बंगाल से रिलेट करता है। अब ये जो यूनेस्को की लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, इसमें इंडिया से कौन कौन से आपको जो नेम्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो देखो ईयर भी है यहाँ पे कि कब इनको इंक्लूड किया गया था। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में आया, फिर रामलीला, फिर कुटियाट्टम जो कि एक संस्कृत थिएटर है, रमन जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है, नवरोज, ठीक है, देन मेडिएटू जो कि एक रिचुअल थिएटर है, कलबीलिया जो कि राजस्थान के अंदर डांस देखने को मिलता है। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी आपने कलबीलिया का जो फोक डांस है वो देखा होगा। फिर छाओ डांस, फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, फिर संकीर्तन,
फिर उसके बाद ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर ग्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स, मेकिंग अमंग द था थेथेरस ऑफ जंडियला गुरु पंजाब। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट हैं ये पंजाब से रिलेटेड हैं। फिर योग, फिर कुंभ मेला अभी 2017 में आया था। और रिसेंटली हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है दुर्गा पूजा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दुर्गा पूजा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को भी कवर कर लिया। इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ 2003 यूनेस्को कन्वेंशन and has 14 intangible cultural heritage। अब क्या हो गया है, दुर्गा पूजा भी ऐड हो गया है, तो 14 हमारे जो कल्चरल हेरिटेज हैं वो इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे आज के 10 टॉपिक जो कि हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पोर्शन है उससे रिलेट करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा हमने बहुत ज्यादा डीप में चीजों को नहीं पढ़ा है, क्योंकि डीप में तो आप अपनी बुक से भी पढ़ लोगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स में क्या था, ऑल्सो उससे रिलेटेड बेसिक क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे। आज कल्चर का देख लिया, हिस्ट्री का देख लिया, आगे हम और सबको देखेंगे, या अभी हमारे कल्चर के भी थोड़े से रह रहे हैं, उनको हम अगले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड नीचे कमेंट्स में जरूर आप बताना कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आप आंसर देना कि किसी भी चीज को अगर पेटेंट मिल जाता है तो वो कितने साल के लिए मिलता है। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन है जिसको आपका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। थैंक यू।